नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 प्रथम भाग भारतीय समाज, उसका प्रथम अध्याय है, कौन सा है? प्रथम अध्याय है भारत की जनसांख्यिकी संरचना। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी का अर्थ एवं परिभाषा, इसके विभिन्न सिद्धांत है जैसे कि माल्थस का सिद्धांत है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है, भारत की जनसंख्या नीति है, जनगणनाएं हैं और जनसांख्यिकी शब्दावली है। इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि डेमोग्राफी किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो डेमोग्राफी हिंदी में इसको बोलते हैं जनसांख्यिकी या जनाकिकी भी हम इसको कह सकते हैं। यह जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो ये डेमोग्राफी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्द किस भाषा के हैं? ये दो शब्द हैं यूनानी या ग्रीक भाषा, एक ही बात है, यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द है, लैटिन भाषा के ये शब्द नहीं है। ये दो शब्द कौन कौन से हैं? एक है डेमास, डेमास का अर्थ होता है जन यानी लोग, और ग्राफो, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, अंकित करना यानी लोगों का वर्णन करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? लोगों का वर्णन करना। अगर हम ये देखें कि डेमोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो डेमोग्राफी शब्द का पहली बार 1855 में हुआ था। आसिले गुइलार्ड, आसिले गुइलार्ड ने पहली बार डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले डेमोग्राफी की जो बातें हैं उनका जिक्र किया था जॉन ग्रांट ने। किसने किया था? जॉन ग्रांट ने 1662 के अंदर। लेकिन डेमोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग है वो लुई गार्ड ने किया था, और इन्होंने परिभाषा दी थी कि यह वह विज्ञान है, डेमोग्राफी वह विज्ञान है जो मनुष्य की जनसंख्या या संख्या के विषय में अध्ययन करता है। यानी मनुष्य की संख्या के बारे में जो विज्ञान अध्ययन करता है, लुई गार्ड ने उसे जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी कहा है। अब हम इसके सिद्धांतों की बात करें। सिद्धांतों से पहले हम प्रकार देख लेते हैं कि डेमोग्राफी के कितने प्रकार होते हैं। तो बड़े तौर पे हम मोटे तौर इसको दो भागों में हम विभाजित करते हैं। आकारकिक जनसांख्यिकी, इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामाजिक जनसांख्यिकी, इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इस लेसन को आप मान के चलो कि ये एनसीईआरटी कक्षा 12 के प्रथम जो पुस्तक है उसका सार है, पहले अध्याय का सार है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो ये जनसंख्या वृद्धि का पहला सिद्धांत था। इससे पहले जनसंख्या वृद्धि पे कुछ लोगों ने चर्चाएं जरूर की थी, लेकिन कोई सिद्धांत नहीं दिया था। यह सिद्धांत दिया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। किसने दिया था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इसलिए इसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं। ये अंग्रेज थे, यानी इनका जन्म था वो इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1766 में हुआ था। ये प्रश्न एक बार परीक्षा में आया है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि इनका जन्म है वो 1766 में हुआ था और 1834 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जो सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत? अपना जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। यह सिद्धांत उन्होंने दिया था 1798 में। कब दिया था? 1798 में दिया था। अपनी एक पुस्तक थी इनकी, एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसको कई बार अलग अलग बांट दिया जाता है, एन एसेज ऑन पॉपुलेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये पूरा नाम इसका है एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। 1798 में ये पुस्तक आई थी। इसमें इन्होंने अपना जनसंख्या का निराशावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने एक लाइन कही है, उस लाइन से प्रश्न बन सकता है। मनुष्यों की जनसंख्या, मनुष्यों की जनसंख्या, 2 पॉइंट है इसमें। एक तो जनसंख्या, एक भरण पोषण के साधन यानी खाद्यान्न, दूसरा क्या हो जाएगा? खाद्यान्न।
तो ये कहते हैं कि मनुष्यों की जनसंख्या है वो भरण पोषण के साधनों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, यानी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, उस अनुपात में खाद्यान्न पदार्थ है वो नहीं बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप में वृद्धि होती है, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती रहती है। और इस प्रकार से जब जनसंख्या बढ़ती है तो प्रत्येक 25 वर्ष बाद किसी भी देश की जनसंख्या है वो दोगुनी हो जाएगी। अगर आज 1 करोड़ है तो 25 साल बाद में 2 करोड़ हो जाएगी, फिर 4 करोड़ हो जाएगी, 8, 16, 32, 64, 128, 256 इस प्रकार से बढ़ती रहेगी। तो जनसंख्या तो इस रूप से बढ़ती है। और जो खाद्यान्न है, जो भरण पोषण के साधन है, उनमें वृद्धि है वो अंकगणितीय या समानांतर होती है, अंकगणितीय रूप से होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से बढ़ती है। तो इस प्रकार से खाद्यान्नों में वृद्धि है, उत्पादन में वृद्धि है कम होती है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि है बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या होता है, अब क्या ऐसा होगा कि जनसंख्या और खाद्यान्न का संतुलन बना रहे, क्योंकि जरूरी है, अगर नहीं होगा तो आधी से ज़्यादा आबादी है वो भूखे मरेगी। तो इसलिए कहते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रण करना जरूरी है। तो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए। कितने उपाय बताए हैं? 2 उपाय। इन्होंने कहा है कि खाद्यान्न और जनसंख्या में संतुलन के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, यानी इन दोनों में, खाद्यान्नों में और जनसंख्या में संतुलन के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। और 2 प्रकार से इन्होंने कहा था कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या कहा था इन्होंने? पहला बताया था कृत्रिम निरोध, मानव निर्मित विरोध, यानी मानव अपने तरीके से जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकता है, यानी मानवीय प्रयासों से जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है। इसमें उन्होंने कुछ बातें बताई थी कि विवाह की आयु अगर अधिक होगी तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी, यौन संबंधों में अगर संतुलन रखा जाए, उनमें संयम रखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, क्योंकि उस समय गर्भ निरोधक साधनों का ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बताया था कि इन 2 या 3 तरीकों से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी मानव निर्मित तरीके से जनसंख्या को कम किया जा सकता है। इसलिए इनको सिद्धांत को कहते हैं नैतिकता से जुड़ा हुआ सिद्धांत, क्योंकि मूल रूप से ये पादरी थे। क्या थे? पादरी थे। तो धार्मिक तरीके से जनसंख्या वृद्धि कम करने का इन्होंने कहा था। नैतिक प्रतिबंध की बात इन्होंने कही है। अगर कुछ थोड़े बहुत गर्भ निरोधक साधन हुआ भी करते थे तो भी इनका विरोध किया था इन्होंने कि ये क्या है? पाप है, क्योंकि पाप और पुण्य की बात है वो धार्मिक लोग करते हैं। इन्होंने दूसरा तरीका बताया था नैसर्गिक या प्राकृतिक निरोध। उन्होंने कहा था कि मनुष्य अपने आप जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेगी, तो जनसंख्या को नियंत्रण का काम है वो क्या करे, कौन करेगा? वो प्रकृति खुद करेगी। क्या करेगी? प्रकृति खुद करेगी। इस असंतुलन को रोकने के लिए प्रकृति अपने आप में नियंत्रण स्थापित करती है, और प्राकृतिक आपदाएं जैसी अकाल है, बाढ़ है, भूकंप है, महामारियां हैं, ये आना शुरू हो जाती है। तो इससे जो अतिरिक्त जनसंख्या होती है वो समाप्त हो जाती है और खाद्यान्नों में और जनसंख्या में संतुलन बना रहता है। इसे प्राकृतिक निरोध कहा जाता है। तो ये जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत था। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। पहले हम बात कर लेते हैं कि इस सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार से हुई थी, क्या ये सिद्धांत सही था या नहीं था। आपको क्या लगता है, माल्थस ने जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था वो सही था क्या? उस समय तो वो सही था, लेकिन आज के संदर्भ में उसको नकार दिया गया है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या है? क्योंकि बीमारियों पर अब क्या है, नियंत्रण पा लिया गया है, गर्भ निरोधक साधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग होने लगा है, जनसंख्या नियंत्रित इन तरीकों से होने लगी है, जन्म दर है वो कम हो गई है। तो इस प्रकार से, और खाद्यान्नों में भी तकनीक के विकास से जो वृद्धि है वो ज्यामितीय से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। 1966 में भारत के पास खाने का गेहूं नहीं था और आज वही भारत
तकनीक के माध्यम से, उन्नत बीजों के माध्यम से इतना उत्पादन किया कि विदेशों में निर्यात करता है। तो ये इनकी भविष्यवाणी थी वो सही नहीं हुई थी, झूठी साबित हुई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करवाया, क्योंकि सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ है वो जनसंख्या वृद्धि है, ऐसा माल्थस का मानना था। 9 माल्थसवाद है वो गर्भ निरोधक साधनों के अधिक से अधिक प्रसार के समर्थन में है। इससे पहले प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, खालदून आदि ने भी जनसंख्या वृद्धि पर अपने विचार प्रकट किए थे। अब दूसरा सिद्धांत है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। कुल 3 स्टेज होती है, उनमें से एक स्टेज जनसंख्या संक्रमण की आती है, इसलिए इस सिद्धांत को जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत कहा जाता है। 1929 में ये अलग अलग विचारकों के द्वारा दिया गया है। जनसंख्या लगभग 4 या 5 ऐसे सामाजिक विचारक हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। उनमें से प्रमुख है थॉमसन और नोटेस्ट्रीन ने ये सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने कुल 3 चरण बताए थे। कुछ ने 4 भी बताए हैं, कुछ ने 5 भी बताए हैं, लेकिन इन्होंने 3 चरण बताए हैं। पहला चरण, 3 बुनियादी चरणों की बात इन्होंने की है। पहला चरण, तो इसमें 2 घटक हैं। जो ये जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, इसमें 2 घटक है। एक घटक है जन्म दर और दूसरा है मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पे पहली जो अवस्था है उसमें क्या होती है, जन्म दर होती है वो क्या होती है, उच्च होती है, और मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है, अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अल्प विकसित देशों में होता है, अविकसित देशों में होता है, पिछड़े हुए देशों में होता है, जहां पर क्या होता है, तकनीक का अभाव होता है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, बहुत बड़े पैमाने पे लोग बच्चा पैदा करते हैं और उतने ही बड़े पैमाने पे बीमारियों के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। हम सुनते हैं ना कि उनके जैसे लालू प्रसाद यादव के 9 लड़के थे, या जो भी पुरानी लोग हैं, मेरे दादाजी के कुल 12 संतान थी। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा संतान उस समय हुआ करती थी, 10-12 मामूली सी बात थी। और क्योंकि एक तो गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग नहीं होता था, दूसरा इनमें से कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो जाती थी, इसलिए भी जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है। लेकिन जन्म दर भी उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है, तो जनसंख्या लगभग स्थिर होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो ये पिछड़े हुए देशों की विशेषता है। अब दूसरा चरण क्या होता है? दूसरे चरण में क्या होता है कि बीमारियों पर नियंत्रण पा लिया जाता है, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो जाता है, या बीमारियां कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि मृत्यु दर में कमी आती है। पहले 12 का जन्म होता था, उनमें से 3 या 4 की मृत्यु हो जाती थी। अब 12 जन्म होता है तो 12 में से 11 तो जीवित रहते हैं, यानी क्या हो गया, जन्म दर है वो क्या हो गई, उच्च हो गई। लेकिन जन्म दर तो उच्च है ही है, पहले से बनी आ रही है, लेकिन मृत्यु दर क्या होती है, निम्न हो जाती है। इससे क्या होती है, मृत्यु दर निम्न हो जाती है। बीमारियां नहीं होगी तो लोग कम मरेंगे, तो मृत्यु दर भी कम होगी, लेकिन जन्म दर वैसी की वैसी बनी हुई है। तो इससे क्या होता है कि जन्म दर में तो कोई कमी नहीं आती है, जन्म दर तो वही रहती है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है। इससे क्या होता है, इससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। जनसंख्या में क्या होती है, तीव्र वृद्धि होती है। इस कारण से इस चरण को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट। और इसी चरण को जनसंख्या संक्रमण की अवस्था कहा गया है, और इसी अवस्था के कारण इस सिद्धांत का नाम जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत पड़ा है। इसे कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन की अवस्था। इससे पहले वाली अवस्था थी उसको बोलते थे जनसंख्या परिवर्तन की पूर्व अवस्था। ये जनसंख्या परिवर्तन की अवस्था है, और इससे आगे जो तीसरा चरण आएगा वो जनसंख्या परिवर्तन के बाद का चरण है। भारत में लगभग 70 के दशक में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी। 1971 की जनगणना में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हुई है, तो उसको हम कह सकते हैं 61 से लेकर 81 तक।
इसका कारण भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि 81 के अंदर जनसंख्या वृद्धि में कमी आना क्यों शुरू हो गया था। अब तीसरी अवस्था है, तीसरा चरण है, इसमें क्या होता है कि जो मृत्यु दर थी वो तो पहले से ही कम थी। मृत्यु दर क्या है, कम हो ही गई, क्योंकि बीमारियों पे नियंत्रण पा लिया गया। प्राकृतिक आपदा भी आती है तो लोग तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और लोगों को मरने से बचा लेते हैं, तो इससे मृत्यु दर है निम्न हो गई, कम हो गई। लेकिन लोग धीरे धीरे जागरूक भी होने शुरू होते हैं। जब संपत्ति का बंटवारा होना शुरू होता है, शिक्षा का प्रसार हुआ, तो इससे क्या हुआ, लोग जागरूक हुए, अवेयर हुए कि ज़्यादा जनसंख्या हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। फिर नारा चल पड़ता है कि हम दो हमारे दो। तो इसमें क्या होता है, जन्म दर भी कम हो जाती है, यानी मृत्यु दर भी कम और जन्म दर भी कम, दोनों में होता है। तो जनसंख्या वृद्धि में कमी आना शुरू हो जाता है। जो तीव्र वृद्धि होती है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। भारत अभी इसी स्टेज पे चलता है। एक चौथा चरण और बताया गया है, उसमें क्या होता है कि जन्म दर तो कम हो रही है और मृत्यु दर भी और ज्यादा कम होने लगती है। कैसे, अब लोग क्या होते हैं, इसमें क्या नाम देते हैं, क्या सिद्धांत देते हैं कि हम दो हमारे दो। अब क्या कहते हैं, और ज्यादा अब जब वो पढ़े लिखे हो जाते हैं, भौतिकवादी जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक। जैसा कि कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है। तो हम दो हैं और हमारे एक है, तो इससे क्या होता है कि जन्म दर है वो और कम होती है। क्या होती है, जन्म दर और कम होती है, कम बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मृत्यु दर उतनी बनी रहती है। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या में कमी आना शुरू होता है। ये चौथा चरण है। और कई देशों में जैसे रूस है, स्पेन है, जापान है, इनमें ये चौथा चरण चल रहा है। वहाँ जनसंख्या में कमी आना शुरू हो गया है। अभी जापान के जनसंख्या आंकड़े आए थे, उनमें उनकी 11 लाख आबादी घट गई है पिछली जनगणना के मुकाबले। आगे है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। ये जनसंख्या वृद्धि का तीसरा सिद्धांत है। ये एडवर्ड वेस्ट ने 1815 में दिया था। तो ये कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने संसाधन है, यानी जनसंख्या की वह स्थिति जिसमें किसी देश के अंदर या किसी स्थान विशेष में जो संसाधन होते हैं, उपलब्ध संसाधन होते हैं, वो लोग उनका अधिकतम उपयोग या उत्पादन कर सके। यानी जितना संसाधन है उसके मुकाबले क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, ताकि वो संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके। तो ये कोई ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि हम किस प्रकार से आंकलन करें कि इतने संसाधन है तो इतनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया या सूत्र दिया है। एम का अर्थ होता है समायोजन अभाव की मात्रा, यानी कम या ज़्यादा, अनुकूलतम जनसंख्या से कम है या ज़्यादा है। ए का मतलब है यहाँ वास्तविक जनसंख्या कितनी है, और ओ का मतलब है कि अनुकूलतम जनसंख्या कितनी है। ए और माइनस ओ, अगर ये दोनों बराबर होते हैं, यानी अगर वास्तविक जनसंख्या भी 100 है और अनुकूलतम जनसंख्या भी 100 है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो इसे हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अगर वास्तविक जनसंख्या ज़्यादा है तो वो जनसंख्या अनुकूलतम से ज़्यादा होगी, और वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम है तो वो फिर कम मानी जाएगी। लेकिन इसका कोई अभी पैमाना आया नहीं है कि अनुकूलतम जनसंख्या कितनी हो सकती है। अब बात करें जनगणना की, कि जनगणना की शुरुआत है भारत में कब हुई थी, दुनिया के अंदर कब हुई थी। तो दुनिया के अंदर तो पहली जनगणना थी आधुनिक शैली की, वो 1790 में हुई थी, अमेरिका के अंदर हुई थी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की पहली जनगणना 1867 से 1872 के बीच में 5 साल तक चली थी। लेकिन ये संपूर्ण भारत की जनगणना नहीं थी, इसमें कुछ कुछ क्षेत्रों की जनगणना की गई थी। तो इसको पहली तो कहते हैं, लेकिन जो अब नियमित रूप से 10 साल के बाद होती है ना, वो उसकी शुरुआत हुई थी 1881 के अंदर। 1881 से लेकर आज तक नियमित 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। लेकिन
सन 2021 के अंदर जो जनगणना होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये इतने सालों के बाद पहली बार 10 वर्षीय जनगणना पे विराम लगा है कोरोना महामारी के कारण। तो प्रश्न आ जाए कि भारत की पहली जनगणना क्या थी, तो आपको 1881 नहीं बताना है, आपको बताना है 1867 से 72। अगर ये प्रश्न ये आ जाए कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तब आप 1881 बताओ। उसके बाद आप काउंट करके बता सकते हो, 91 को दूसरी थी, 1901 को तीसरी थी, उसके बाद चौथी थी, और एक बार ही 1911 से 1921 के बीच में, यानी 1921 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या में वृद्धि होने की बजाय कमी हो गई थी। क्या हो गई थी? ऋणात्मक रूप से वृद्धि हुई थी। 0.03% आबादी थी वो घट गई थी। क्यों घटी थी? इसका कारण था कि 1918 और 19 के अंदर एक महामारी फैली थी, बंगाल से वो प्रारंभ हुई थी, इन्फ्लुएंजा महामारी थी, और इसके कारण से 1921 में जनसंख्या में कमी आई थी और उसके बाद से लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब हम बात करें कि जनसंख्या से जुड़ी हुई प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, हो सकता है कोई पूछ भी लिया जाए। जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? जनसंख्या लाभांश, तो इसमें क्या होता है कि जो प्राश्रित लोग होते हैं, यानी 15 वर्ष से कम और 64 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग काम नहीं करते हैं, पर आश्रित यानी दूसरे लोगों पर आश्रित होते हैं, दूसरों का कमाया हुआ खाते हैं, उनकी तुलना अगर कार्यशील लोगों की यानी जो कमाने वाली जनसंख्या है उनके अनुपात में कम होती है, यानी कमाने वाले अधिक होते हैं और खाने वाले कम होते हैं, तो उसको कहते हैं जनसंख्या लाभांश की स्थिति। भारत भी एक जनसंख्या लाभांश वाला देश है। जन्म दर क्या होती है? प्रति हजार जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वालों की संख्या। मृत्यु दर क्या है? प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या। जनसंख्या संवृद्धि दर क्या है? तो जनसंख्या संवृद्धि होती है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, ये प्राकृतिक जन्म दर है। ये क्या है? प्राकृतिक जन्म दर है। इसमें एक चीज और जोड़ दी जाती है कि कुछ लोग प्रवास कर जाते हैं या बाहर से आकर किसी क्षेत्र में बस जाते हैं, तो उससे भी जनसंख्या वृद्धि दर प्रभावित होती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो प्राकृतिक वृद्धि है वो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। और ये अंतर जब बहुत कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी 100 लोग जन्म लेंगे और 100 लोगों की मृत्यु होगी, यानी जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है, उतनी ही बनी रहती है। तो इसको कहते हैं स्थिर जनसंख्या या जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर। इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या का प्रतिस्थापन। ये है 2.1% जनसंख्या वृद्धि जब होती है तो इसको जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। आगे है प्रजनन दर। प्रजनन दर में क्या आता है कि जो एक महिला जो उसके लगभग 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक वो बच्चे को जन्म दे सकती है, तो इतनी 1000 महिलाएं के पीछे एक वर्ष के अंदर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी संख्या प्रजनन दर कहलाती है। शिशु मृत्यु दर, 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनमें से कितनों की मृत्यु हो जाती है प्रति 1000। एक वर्ष से कम आयु की उम्र में जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से अगर 30 बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दर क्या हो जाएगी? 30। इसी प्रकार से मातृ मृत्यु दर, इसमें लाखों की संख्या में की जाती है कि 1 लाख महिलाएं जब अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको मातृ मृत्यु दर कहते हैं। आगे है औसत आयु या आयु कितनी, एवरेज आयु। तो ये हम निकाल सकते हैं। धीरे धीरे एवरेज आयु है वो भारत की बढ़ रही है, शायद अभी 67 के आसपास है, मुझे पूरा पता नहीं है लेकिन शायद 67 होना चाहिए। लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। आयु संरचना यानी जनसंख्या को हम कई आयु वर्गों में बांटते हैं तो उनका अनुपात क्या होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैं कमेंट में डाल दूंगा कि अभी
आयु संरचना यानी कितनी है, मुख्य रूप से कार्यशील जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी है वो 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु के बीच में आती है, या युवाओं की आबादी कितनी है, बच्चों की आबादी कितनी है। यहाँ मैंने जनसंख्या आंकड़े नहीं लिए हैं, वो आपको अपने राज्य के और पूरे देश के जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, लिंगानुपात कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, इस प्रकार के, नगरीय जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। जैसे कि अभी नगरीय जनसंख्या कितनी है भारत की, 31.16% है, वो नगरों में रहती है, और 68.84% आबादी है वो गाँव में रहती है। इस प्रकार के आंकड़े आपको याद करने होंगे। अगर हम भारत की जनसंख्या नीति की बात करें तो भारत ने 1952 में ही अपनी जनसंख्या नीति स्पष्ट कर दी थी, यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। और उसके बाद परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था उसमें बाधा उत्पन्न हुई, कब हुई थी, उसमें बाधा उत्पन्न हुई थी 1975 के अंदर, जब देश के अंदर आपातकाल लगा था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने जबरदस्ती नसबंदी अभियान शुरू किया था, तो उसमें कई ऐसे लोगों की भी नसबंदी कर दी थी जिनकी शादियां नहीं हुई थी, कई तो दुल्हों को पकड़ की नसबंदी करवा दी गई थी, जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। तो इससे लोगों के अंदर भय उत्पन्न हो गया। तब 1976 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम है वो बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। और 1976 में ही देश की प्रथम जनसंख्या नीति का निर्माण हुआ था। उसके बाद जनसंख्या नीति थी वो सन 2000 में बनाई गई थी, दूसरी जनसंख्या नीति। तो इसके कुछ उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य कौन कौन से हैं, उनसे कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि उद्देश्य है कि जो शिशु मृत्यु दर है वो प्रति 1000 30 से नीचे लाया जाए, मातृ मृत्यु दर है वो प्रति लाख 100 से नीचे लाया जाए, विवाह की आयु को, लड़की की जो आयु 18 वर्ष से उसकी आयु को बढ़ाकर 20 वर्ष किया जाए, जितने भी जन्म है मृत्यु होते हैं उनका 100% पंजीयन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी प्रकार से एड्स पर रोकथाम लगनी चाहिए। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। गर्भ निरोधक साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। संक्रामक रोग है उनका निवारण होना चाहिए। और सभी रोगों के विरुद्ध जो टीके लगाए जा रहे हैं तो 100% टीकाकरण होना चाहिए और प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त किया जाए। ये कुछ 3 प्रकार के उन्होंने लक्ष्य रखे थे, लघु, दीर्घ और मध्यम कालीन। तो मध्यकालीन थे वो 2010 के अंदर पूरे होने चाहिए थे। आगे है भारत की जो जनसंख्या नीति रही है उसके क्या लाभ मिले हैं, उसकी उपलब्धियां क्या रही है। तो ये उपलब्धियां वो महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी उपलब्धि है? जैसे कि भारत की जो शिशु मृत्यु दर थी 146 थी, वो 146 से घटकर 58 ही आ गई, यानी काफ़ी कुछ हमने कंट्रोल किया है। जो आयु संभावित आयु थी, एवरेज आयु थी वो 37 से बढ़कर 62 वर्ष हो गई है। इस प्रकार से प्रजनन दर है वो 6 से घटकर 3 हो चुकी है। इस प्रकार से हमने काफ़ी कुछ जनसंख्या उद्देश्य थे उनको प्राप्त किया है। लेकिन अभी भी भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और आने वाले 1-2 साल में, हो सकता है 2023 में, भारत की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बन जाएगा। और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण है तभी किया जा सकता है जब जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। आपके कमेंट आमंत्रित है। अगर कुछ और क्लास की डिमांड है, क्योंकि ये क्लास भी मैंने मुख्य सेविका जो एग्ज़ाम है उनकी बार बार डिमांड पे बनाया है। अगर आपके भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि आपको वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।